डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चौथे अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जाति और उससे संबंधित प्रमुख आंकड़े, फिर धर्म, उससे संबंधित प्रमुख आंकड़े, और लैंगिक मसले और उससे संबंधित प्रमुख आंकड़े तथा इनका राजनीति में योगदान और इनके प्रति भेदभाव। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंगिक मसले और राजनीति क्या हैं, इनका रिलेशन क्या है और इसमें योगदान कितना है, और हमें इसका योगदान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा और क्या किया जा रहा है भारतीय संविधान में। तो आज की क्लास से आपका एक सवाल आपके पेपर में ज़रूर आने वाला है, इसीलिए इन बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे आपकी जो शुरू होती है वो शुरू होती है लैंगिक मसले और राजनीति। तो सवाल आपका सबसे पहला उठता है कि ये लिंग विभाजन क्या है। ध्यान दीजिएगा, लिंग विभाजन क्या है। तो पहला सवाल आप यही पढ़िएगा, लिंग विभाजन क्या है। तो अब बताएंगे लिंग विभाजन की परिभाषा। तो लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग आप लिंग विभाजन, परिभाषा लिखेंगे लैंगिक विभाजन, लैंगिक विभाजन सामाजिक विभाजन का वह रूप है, सामाजिक विभाजन का वह रूप है जिसके अंतर्गत समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाओं का निर्धारण होता है, अलग अलग भूमिकाओं का निर्धारण होता है। याद रख लीजिएगा, कहने का मतलब कि जैसे आपके घर में ही देख लीजिए, तो आपके घर में एक पैटर्न बना होता है कि कमाने का काम आपके पिताजी करेंगे और खाना बनाने का काम आपकी माताजी करेंगी। तो ये लैंगिक विभाजन ही तो है। मतलब ये है कि अगर आपके वो पिताजी हैं तो वो खाना नहीं बना सकते हैं, और आपकी माताजी हैं तो वो पैसा नहीं कमा सकती हैं। ऐसा एक पैटर्न बनाया गया हमारे यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं लैंगिक विभाजन। क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, उदाहरण बोलेंगे क्या, कि जैसे हो गया, भारत के अधिकांश परिवारों में लैंगिक विभाजन दिखाई देता है। भारत के अधिकांश परिवारों में लैंगिक विभाजन दिखाई देता है। जैसे इसमें एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए। जैसे नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, कि घर के अंदर का सभी कार्य महिलाएं करती हैं, जबकि घर के बाहर का सभी कार्य पुरुष करते हैं। हो गया ना। तो ये तो हमारा देखिए श्रम विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, पुरुष और महिलाओं के बीच। तो इसी को तो आप लैंगिक विभाजन कहेंगे। उसके बाद देखिए, कहा जाता है कि समाज में सार्वजनिक कार्यों को अधिकतर पुरुष ही करते हैं। अर्थात ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि सार्वजनिक कार्यों को करने का अधिकार केवल किसको दिया गया है? पुरुषों को दिया गया है। महिलाएं सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकती हैं, ऐसा हमारे समाज का मानना है। ऐसा नहीं कि वे महिलाएं सक्षम नहीं हैं, परंतु उनको ऐसा बना दिया गया है क्या, कि वो केवल घर का ही काम कर सकती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक बात निकल के आई थी एक स्टडी में कि जो महिलाएं हैं ना, वो पुरुषों से 1 घंटा अधिक काम करती हैं। याद रखिएगा, पुरुषों से 1 घंटा अधिक काम करती हैं, परंतु उन्हें वेतन पुरुषों से कम दिया जाता है। वेतन पुरुषों से कम दिया जाता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये बात उठी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद
लिखा हुआ है इस लैंगिक विभाजन के परिणाम क्या क्या हुए, तो वही कहानी है, विरोध होगा। तो विरोध में यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं थी जो अपने आप को मानती थी कि हम लोग कर सकते हैं, सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया कि हमें इस कार्य में हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। और ऐसा नहीं कि महिलाएं सार्वजनिक कामों को नहीं कर सकती हैं। अभी देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि महिलाएं जो हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में भी आगे आ सकती हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा हम लोग उस स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये एक तुलसी गौड़ा नाम की महिला हैं, तुलसी गौड़ा, जिन्हें 2021 में पद्मश्री दिया गया था। ये एक पर्यावरणविद हैं, चूँकि एक महिला हैं तो पर्यावरण का काम तो नहीं कर सकते, परंतु देखिए इन्हें वन विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है, तभी तो उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं। यहाँ देखिए लड़ाकू विमान रक्षा क्षेत्र, ये देखिए लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी बनी है। ये महिला ही तो हैं, इन्होंने फाइटर जेट उड़ाया, याद रखिएगा। अगर ऐसा कहा जाता कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं तो क्या उनको उड़ाने दिया जाता? नहीं दिया जाता, परंतु कोर्ट ने कहा देना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। और अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, याद रखिएगा, इनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैरी कॉम, MC मैरी कॉम महिला ही तो हैं, ओलंपिक में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, याद रखिएगा। देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया, कहाँ पर? ओलंपिक में। PV सिंधु देखिए, PV सिंधु 2 ओलंपिक में पदक जीती हैं, 2 ओलंपिक में, कब? 2020 में, 2016 में, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला पदक हैं, पहली भारतीय महिला हैं, याद रखिएगा। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, बेकार हैं, कब सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के उदाहरण तो आपके सामने है कि नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो थी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में फाइनल खेली थी और सिल्वर मेडल जीत के आई थी, याद रखिएगा। अभी एशियाई खेल हुआ था हमारे यहाँ, एशियाई खेल चीन के गुआंगझू में हुआ था। अभी जब हमारा इधर वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। एशियाई खेल में भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिए। उसके बाद देखिएगा ये भारत की एक महिला है गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है ये, याद रखिएगा। पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तो महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं और कर भी रही हैं। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, परंतु उतना नहीं जितना होना चाहिए। इसीलिए महिलाओं ने अपने हक के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। उसी आंदोलन को क्या नाम दिया गया? नारीवादी आंदोलन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया जी? नारीवादी आंदोलन नाम दिया गया। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो ये बातें उठी इसमें। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, अर्थात भारत में महिलाओं के प्रति कितने तरीकों से भेदभाव हो रहा है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में महिलाओं के प्रति कितने प्रकार से भेदभाव हो रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये सवाल पूछा गया सवाल है, ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले भारत में महिलाओं के प्रति कितने तरीकों से भेदभाव हो रहे हैं, तो इनके नाम देख लीजिए पहले। जैसे साक्षरता दर है, यहाँ पे भेदभाव है। अनपेड कार्य, अनपेड कार्य का मतलब समझ रहे हैं, बिना पैसा दिए कार्य कराना, ठीक है। उसके बाद आपका मजदूरी में अंतर है, शिशु लिंगानुपात है। उसके बाद आप लिंगानुपात भी कह सकते हैं, लिंगानुपात भी कह सकते हैं, अभी हम देख रहे हैं उसको भी, ठीक है। तो आइए ज़रा देखा जाए यहाँ पे। पहले सबसे पहले आपका दिख रहा है कि साक्षरता दर कैसे हो रहा है। तो साक्षरता दर के बारे में आपको मालूम ही होगा कि महिलाओं की जो साक्षरता है वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है, तो इसको आप इस पॉइंट में नोट करिएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, बहुविकल्पी से लेके विस्तृत उत्तरी तक आता है, बहुविकल्पीय से लेके विस्तृत उत्तरी तक आता है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना
2011 के अनुसार भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो 74.04% है। इसको नोट करिए, अलग से नोट करिए कि भारत की साक्षरता दर 74.04%। भारत की साक्षरता दर 74.04%। उसके बाद उसमें लिखिएगा जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर बराबर 82.14%, 82.14%। और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला साक्षरता दर हो गया। दूसरा हेडिंग आप इसको बना सकते हैं, दूसरी हेडिंग आप इसको बना सकते हैं ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, तो क्या हुआ, ड्रॉप आउट रेट क्या है, तो लिखिएगा बीच में पढ़ाई छोड़ना ड्रॉप आउट रेट कहलाता है। बीच में पढ़ाई छोड़ना ड्रॉप आउट रेट कहलाता है। हो गया, तो आगे लिखेंगे आप ड्रॉप आउट रेट पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। ड्रॉप आउट रेट पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि लड़की ने इंटर कर लिया, बीए कर लिया, उसकी शादी करवा दो। यह ध्यान में रखिएगा। जबकि लड़के की बात की जाती है, बेटा तू इंटर कर ले, तू बीए कर ले, तू आवारागर्दी कर ले, तू गुंडागर्दी कर ले, उसका जब नौकरी पा जाएगा तब तेरी शादी होगी। हैं, ध्यान देना इस बात को। तू जितना मन उतना पढ़, लेकिन लड़कियों को कहा जाता है तुमने बीए कर लिया, बहुत कर लिया। याद रखिएगा इस बात को। तो ये हमारे यहाँ का भेदभाव का तरीका ही तो है ना, अर्थात उनको बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, उसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। लड़की बीए कर रही है, उसकी शादी करा दी जाती है 18 साल का होते ही, उसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माता पिता लड़कों की पढ़ाई में व्यय करने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। आपको मालूम ही होगा हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी रात को घूमने नहीं निकलने दिया जाता है। और वास्तव में निकलने भी क्यों दिया जाए, क्योंकि बाहर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, वो नोच कर खाने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। इसमें कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन ये सत्य है। बाहर जो कुत्ते घूम रहे होते हैं वो नोच कर खाने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। परंतु अगर उन कुत्तों को शाम होते ही पट्टा लगाकर बांध दिया जाए तो कुत्ते जब बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो ये लड़कियां आराम से बाहर निकल सकती हैं। याद रखिएगा। लेकिन कोई भी माँ बाप ऐसा करेगा नहीं, लड़कों को छोड़ दिया जाता है, घूमो छुट्टा सांड की तरह, जो मर्जी में आए, जो मन में आया करो। ये चीज़ में अनुशासन होना चाहिए। इन चीज़ों में अगर कमी लानी है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता देनी है, तो इन लड़कों पर लगाम लगानी पड़ेगी। और ये लगाम लगाने का कार्य उनके माता पिता ही कर सकते हैं। पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च देते हैं उनके, परंतु उनके अनुशासन पर खर्चा नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ये होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ड्रॉप आउट रेट। तीसरा आप देखेंगे अनपेड कार्य। अनपेड कार्य, ध्यान दीजिएगा, उनके प्रति जो है किसका है, भेदभाव का तरीका है, ये भेदभाव का तरीका। तो अनपेड कार्य, तो ये भी लिखेंगे, ये भी भेदभाव का एक प्रमुख तरीका है। ये भी भेदभाव का एक प्रमुख तरीका है। क्योंकि हमारे देश में, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में एक महिला औसतन एक पुरुष की तुलना में 1 घंटा अधिक कार्य प्रतिदिन करती है। 1 घंटा अधिक कार्य प्रतिदिन करती है, परंतु उन्हें घर पर किए जाने वाले कोई कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। घर पर किए जाने वाले कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। और दूसरी स्थिति, जब सार्वजनिक स्थानों पर भी वो कार्य करती हैं तो उन्हें वेतन पुरुषों की तुलना में कम ही दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुम महिला हो, तुम कितना काम की होगी, पुरुष से कम ही की होगी, इसलिए पुरुष से वेतन उसको क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है। याद रखिएगा। वही यहाँ पे देखिए, मजदूरी में अंतर में दिख रहा है आपको। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं आप, मजदूरी में अंतर। तो लिखा गया है समान पारिश्रमिक अधिनियम एक पारित किया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार कहा गया था कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। परंतु आज भी ऐसा नहीं है, काम तो एक ही कराया जाता है, परंतु महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। परंतु आज के समय, ध्यान दीजिएगा, आज के समय कानून की जागरूकता के कारण, ठीक है, क्या हुआ है,
कानून की जागरूकता के कारण धीरे धीरे लोगों को न्याय मिल रहा है और महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन दिया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात तो क्या होगा इसमें? लिंगानुपात तो देखिए, भेदभाव का एक तरीका ये भी तो है। हमारे यहाँ आज भी जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को प्राथमिकता देते हैं। बच्चे को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात लड़का पैदा करना चाहते हैं, लड़की नहीं पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का ही पैदा हो। याद रखिएगा, अगर गर्भ में लड़की है तो वो सोचते हैं कि पहले ही गर्भपात करा के उसको मार दिया जाए, पैदा ही ना होने दिया जाए। यही कारण है तो हमारे यहाँ लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे शिशु लिंगानुपात लिखा है, लेकिन मैं पहले अभी बात कर रहा हूँ लिंगानुपात की। लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हैं आप? सबसे पहले आप लिंगानुपात की परिभाषा कहीं किनारे लिख लीजिए, फिर इस हेडिंग पे आइएगा। लिंगानुपात की परिभाषा लिख लीजिए आप। बोलें, प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। हो गया? ध्यान दीजिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, उसमें हम नीचे बढ़ा लीजिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात 943। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है। भारत का लिंगानुपात 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हो गया ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, जबकि आप देख रहे हैं 2001 में तो ये और कम था। 2001 में और कम था, कितना था? 933 था। तो 10 साल में 10 बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा, 10 साल में 10 बढ़ा हुआ है। मतलब 10 लोगों में अवेयरनेस आई हुई है, 10 लोगों में अवेयरनेस आई हुई है। अगर हम लिंगानुपात के क्षेत्र में देखें तो लिंगानुपात में देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा नीचे लिखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जहाँ पर 1084 है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर केरला में 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं। ये याद रख लीजिए, केरला में अगर 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं। मतलब वहाँ पे 84 महिलाएं ज़्यादा हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जगह देखिए धीरे धीरे कम होती गई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जानते हैं 912 है। हमारे उत्तर प्रदेश में याद कर लीजिएगा, यूपी में, हम यूपी वाले हैं, हमारे यूपी में सोच लीजिए 912 है। मतलब हमारे देश के रेशियो से भी कम है। देश का 943 है, परंतु यूपी का 912 है। याद रखिएगा, बहुत कम है, काफ़ी कम है। ठीक है, सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? तो राज्यों में सबसे कम है हरियाणा का। राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, याद रखिएगा। राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। ठीक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव का 618 ही है। तो इसको नहीं याद रखिए, बस आप हरियाणा का लिख लीजिए। राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, 877। मतलब यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिंगानुपात। तो आप लिखेंगे भेदभाव के तरीके में कि भारत में लिंगानुपात काफ़ी कम है। भारत में लिंगानुपात, अभी जो आप हेडिंग यहाँ पे लिख रहे थे, कौन सी वाली? ये वाली। देखिए, जो ये हेडिंग आप लिख रहे थे यहाँ पे, लिंगानुपात लिखिएगा, लिंगानुपात। तो क्या लिखेंगे आप? भारत में लिंगानुपात भी बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात
943 है, 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, देखिए भारत में शिशु लिंगानुपात तो और कम है। शिशु लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हैं कि जन्म के समय 0 से लेके 6 वर्ष तक, 0 से लेके 6 वर्ष तक प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, याद रखिएगा। इसी बात को कहते हैं शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात कितने से कितने वर्ष के लिए होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। शिशु लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात की बात हो रही है तो 6 वर्ष से अधिक की हो रही है, और शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है तो 6 वर्ष से कम की हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात है वो तो और कम है, उसकी दशा तो और ख़राब है, याद रखिएगा आप लोग, उसकी दशा और ख़राब है। ज़रा यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए भारत में जो शिशु लिंगानुपात है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 919 ही है, याद रखिएगा 919। तो लिख सकते हैं आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। उसी पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, उसी पॉइंट में शिशु लिंगानुपात 919 है। हो गया, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हो गया भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के विभिन्न तरीके। अब हम आते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग पे कि महिलाएं और राजनीति। महिलाएं और राजनीति मतलब भारत में महिलाओं को राजनीति में क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक लिखा हुआ है, नारीवादी आंदोलन से स्पष्ट है कि महिला की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। इसका मतलब सत्ता पर नियंत्रण का क्या मतलब है, जो हमारे यहाँ की विधायिका है, विधायिका, उसमें महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी तो महिलाएं अपनी आवाज़ों को उठा सकेंगी और सरकार उस पर ध्यान देगी। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे आपका लोकसभा हो, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे आपका विधानसभा हो राज्य की, याद रखिएगा, चाहे आपका विधान परिषद हो, कहीं भी हो, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, अगर वहाँ पर महिलाएं होंगी तभी तो वो न्याय कर पाएंगी महिलाओं के प्रति। याद रखिएगा, महिलाएं होनी चाहिए उसमें, इन चीज़ों में महिलाएं होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है नारीवाद। क्या प्रयोग हुआ है जी, नारीवाद। तो इसमें सबसे पहले आपको इस नारीवाद का अर्थ जान लेना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया पेपर में कि नारीवाद क्या है। याद रखिएगा नारीवाद क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नारीवाद क्या है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे नारीवाद, नारीवाद एक संघर्ष या आंदोलन है, एक संघर्ष या आंदोलन है जो यह कहता है कि, जो यह कहता है कि महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए, महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए। याद रखिएगा नारीवाद क्या कहता है, महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए। हो गया, उनकी उनकी स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता और गरिमा, स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान, का सम्मान एक व्यक्ति के रूप में होना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में होना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि अभी ये 2023 के पेपर में पूछा गया था नारीवाद क्या है। ध्यान दीजिएगा इस बात को आप लोग। उसके बाद भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है।
देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसको नीचे, ये भी आपका 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो आप इसमें लिखेंगे भारत की विधायिका में, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात, महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हो गया, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे लिखेंगे स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय भारत की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या, स्वतंत्रता के समय पहली लोकसभा चुनाव में, ध्यान दीजिएगा, पहले लोकसभा चुनाव में ये महिलाओं की संख्या लगभग 5% थी। कितनी थी? 5%। परंतु ये जो हमारी इसमें 17वीं लोकसभा चल रही है, कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है, याद रखिएगा। जो 17वीं लोकसभा चल रही है इसमें पहली बात तो एक याद रख लीजिए, जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 78 महिला सांसद, 78 महिला सांसद चुनकर लोकसभा में भेजी गई थी। किसमें भेजी गई थी? लोकसभा में भेजी गई थी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और उस समय 25 महिला सांसद जो थी राज्यसभा में थी। किसमें थी? 25 महिला सांसद आपकी राज्यसभा में थी, याद रखिएगा। तो टोटल आपकी हो गई थी 103, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि तो इसके इतिहास में पहली बार 100 से अधिक महिलाओं ने भारत के संसद में कदम रखा था एक साथ। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु आप इस समय देखेंगे वर्तमान में, इस समय वर्तमान में भारत में लोकसभा में 82 महिला सांसद हो चुकी हैं, जिसमें से 15.2% टोटल हैं कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का। जो हमारे 552 लोकसभा सदस्य हैं, कितने हैं? 552, परंतु अभी सिर्फ 545 चुने जाते हैं। तो अभी 545 हैं, 545 में से 82 हैं महिला सांसद, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे हमारा 250 है राज्यसभा में। तो पहली बात आप ऐसे कहीं किनारे लिख लीजिए कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या, याद रखिएगा, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 552 है। कितनी है? 552, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कुल सीटों की संख्या 552 है, परंतु अभी चयन जो होता है वो 543 का होता है। कितने का होता है? 543 का होता है, 543, याद रखिएगा, 543। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप दूसरा लिख लीजिएगा। दूसरा, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, हो गया। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है, 250। परंतु अभी राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं? परंतु अभी ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में टोटल 245 लोग जाते हैं चुन के, 245। ठीक है, इसमें से आपका 12 लोगों को राष्ट्रपति नामित करता है। कितने लोग को राष्ट्रपति नामित करता है? 12 लोग को। ये सब आपके बहुविकल्पी सवाल बन सकते हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखा करिए। बहुविकल्पी सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। तो आपने पहले उसमें लिखा कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लिखेंगे आप पहली लोकसभा में यह 5% के लगभग थी, जो वर्तमान की 17वीं लोकसभा में बढ़कर, 17वीं लोकसभा में बढ़कर लगभग 15%, लगभग 15%, और राज्यसभा में लगभग 10% से अधिक हो गई है, लगभग 10% से अधिक हो गई है। ये आप लिखिएगा, लगभग 10% से अधिक हो गई है। आगे लिखिएगा, परंतु
परंतु यह प्रतिशत कई देशों की तुलना में अभी भी कम है। कई देशों की तुलना में अभी भी कम है। इसको लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। प्रतिशत कई देशों की तुलना में अभी भी कम है। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। उसी के नीचे बढ़ा लीजिएगा, यहाँ तक कि हमारे देश में महिला प्रतिनिधित्व बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है। याद रखिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है। हो गया, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक बात हम लोग देखते हैं। आप लिखेंगे भारत में विधायिकाओं में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी नया नया पारित हुआ है। पेपर में लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे आप। महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 महिला आरक्षण अधिनियम 2023 महिला आरक्षण अधिनियम 2023 हो गया। कोष्ठक में लिख दीजिएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया जो लिखिएगा जरूर इसको, जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। याद रखिएगा आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, 1/3 अर्थात 33% कहीं और आरक्षित किया गया था क्या? कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स। बताइए 33% अर्थात 1/3 कहीं पर महिलाओं के लिए और आरक्षित किया गया क्या? कहाँ पर किया गया है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन में, किसमें? स्थानीय स्वशासन में भारतीय महिलाओं के लिए 33% स्थान पहले ही आरक्षित किया जा चुका है। तो आप उसको भी अपने इस पॉइंट में बढ़ा सकते हैं। इस आंसर में आपको लिखना है, आप चाहे जैसे लिखिएगा, लेकिन इन बातों को उसमें जरूर समाहित करिए जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा चुका है। उसके नीचे और आप लिख सकते हैं, ऐसे कई और राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ पहले ही महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ा दिया है। जिन्होंने अपने यहाँ पहले ही महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ा दिया है। हो गया ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया भारत में महिलाओं की स्थिति, उनके प्रति भेदभाव का तरीका। उसके बाद महिलाओं की जो नारीवाद कल्पना है ये क्या है, और महिलाओं की विधायिका में स्थिति, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस पे आपको सवाल इम्पोर्टेंट फिक्स है, मिल सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने आपको लिखवाया उसको लिख लीजिएगा और इस बात को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे आप लोग। अब हमारी अगली हेडिंग क्या शुरू होगी? अब जो अगली हेडिंग है वो क्या शुरू होगी? वो शुरू होगी धर्म, संप्रदाय और राजनीति। धर्म, संप्रदाय और राजनीति। ठीक है, तो धर्म, संप्रदाय और राजनीति, तो इसका मतलब क्या है? आइए जरा देखते हैं हम लोग।
सबसे पहले तो हम जानेंगे कि धर्म क्या है। सबसे पहला सवाल, धर्म क्या है? ठीक है, तो पहला सवाल आपका यहीं से बन जाता है कि धर्म क्या है। आपको यही जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक क्या मतलब निकलेगा। धर्म क्या है आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग धर्म की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, धर्म है धर्म। धर्म क्या है? धर्म किसी एक परंपरा को मानने वाले लोगों का समूह है। याद रखिएगा, किसी एक परंपरा को मानने वाले लोगों का समूह है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थात ऐसे समूह जो किसी एक संस्कृति या परंपरा का पालन करते हैं, उसे मानते हैं, उसे हम कहते हैं धर्म। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि धर्म का मतलब है कि लोगों को अलग अलग बांटा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो मन है वो उसको मान सकता है, वो उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है, जब ये सांप्रदायिकता धारण करता है ना, तब ये तुच्छ होता है। याद रखिएगा, जब सांप्रदायिकता का शर्त आती है तब ये तुच्छ होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? देखिए, जब एक धर्म अपने को, याद रखिएगा, जब एक धर्म अपने को अन्य धर्मों से ऊपर मानने लगता है, जब एक धर्म अपने को अन्य धर्मों से ऊपर मानने लगता है, तब उसे कहा जाता है सांप्रदायिकता। तब उसे कहा जाता है सांप्रदायिकता। यहीं से संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। याद रखिएगा, यहीं से संघर्ष और किसको? हिंसा को बढ़ावा मिलता है। और इसी शब्द का प्रयोग करती है राजनीति। याद रखिएगा, राजनीति धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करती है, राजनीति सांप्रदायिकता का खेल खेलती है। क्यों? क्योंकि आज के समय आप बहुत सारे राजनीतिक दल देख रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इस धर्म को बढ़ावा देते हैं, कुछ राजनीतिक दल इस धर्म को बढ़ावा देते हैं, और वो बाकी धर्म को क्या बोलते हैं कि ये तुच्छ है, इसमें ये गलतियां हैं। आप लोग न्यूज़पेपर और समाचार तो सुनते ही होंगे। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये उनका काम है और पढ़ाना मेरा काम है। मैं आपको सांप्रदायिकता के हित में या दंगे में नहीं बांधूंगा, याद रखिएगा। बाकी वो आपका सोचना है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि धर्म और सांप्रदायिकता तथा राजनीति, अर्थात ये सांप्रदायिकता राजनीति से कैसे जुड़ी हुई है, अर्थात ये धर्म राजनीति से कैसा जुड़ा हुआ है ना, हमको इसका अध्ययन करना है यहाँ पे। और इस पे आपके सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि भारत में जो विभिन्न धर्म हैं उनके क्या बोलते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के व्यक्ति कितने हैं? जरा इस ग्राफ को देखिए, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति कितने हैं। तो अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी, जो कि अब तो दुनिया में सबसे सर्वाधिक हो चुकी है, लगभग 142 करोड़ पार कर चुकी है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। हम लोग 2011 के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी 2021 जनगणना के आंकड़े आए नहीं हैं। 2021 जनगणना के आंकड़े जब आ जाएंगे तो हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। अभी फिलहाल 2011 का ही हम लिखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8% हिंदू हैं। याद रखिएगा, टोटल में 79.8% हिंदू हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ पे 100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 100 लोग। तो 100 लोग में से लगभग 79.8 लोग हिंदू हैं। बाकी के आपके 14.2 लोग मुस्लिम हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बहुत छोटे छोटे लोग हैं। क्रिश्चियन लोग 2.3% है, सिख लोग 1.7% है, बुद्ध लोग हैं आपके 0.7%। सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है धर्मों में? देखिए, जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसमें सबसे कम कौन है? जैन है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा कौन है? बुद्ध। उससे ज़्यादा थोड़ा सिख, फिर क्रिश्चियन, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू। तो ये हमारे यहाँ की जातिगत, ये क्या बोलते हैं, जातिगत नहीं बोल रहा हूँ मैं, धर्मगत, धर्म है, धर्म का स्तर है कि हमारे यहाँ पे किस धर्म के कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म और राजनीति में क्या संबंध है। धर्म और राजनीति में क्या संबंध है? तो आप एक सवाल यहाँ से बना सकते हैं कि धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, इसका वर्णन कीजिए। धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? धर्म और राजनीति में संबंध का वर्णन करना है तो हम लोग क्या बात करेंगे? लिखेंगे आप लोग इसमें। पहला नंबर, गांधी जी के अनुसार,
गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। हो गया। उनके अनुसार धर्म और राजनीति का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई से न होकर नैतिक मूल्यों से होना चाहिए। धर्म और राजनीति का अर्थ जो है हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई से न होकर नैतिक मूल्यों से होना चाहिए। अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ को बांटना चाहिए। अच्छे बुरे को धर्म और अधर्म के रूप में बांटना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं बांटना चाहिए। ये किसका मानना था? गांधी जी का मानना था। ठीक है ना। लिखेंगे आप लोग उसमें, गांधी जी मानते थे कि राजनीति धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा लिखिएगा। दूसरा, विभिन्न राजनीतिक समूहों की मांग है, मानवाधिकार समूहों की मांग है कि सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे महिला आंदोलन की मांग है, अर्थात नारीवादी आंदोलनों की मांग है कि ऐसे कानूनों को बदल देना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे ईसाई धर्म, कोई भी आंदोलन हो, अर्थात कोई भी धर्म हो, उसमें ऐसे कानूनों को बदल देना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव रखते हैं। जो महिलाओं के खिलाफ क्या रखते हैं? भेदभाव रखते हैं। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद क्या कह रहा है? एक धार्मिक समुदाय को अपनी सभी आवश्यकताओं, रुचियों, मांगों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए। ये सवाल आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। आपको जब सांप्रदायिकता और राजनीति देखने को मिलेगी ना, वो सवाल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिकता के रूप जो है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका महिला आंदोलन और धार्मिक समुदाय। ठीक है, क्या कह रहा है? विभिन्न धर्मों के लिए विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक कार्य तब तक गलत नहीं हो सकते हैं जब तक वे प्रत्येक धर्म को समान रूप से देखते हैं। जब तक वे प्रत्येक धर्म को समान रूप से देखते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे यहाँ का राजनीतिक दल सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा तो क्या होगा? सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा तो वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलेगा ना। परंतु जब राजनीति में धर्म और संप्रदाय, देखिए धर्म की बात नहीं करूँगा मैं, सांप्रदायिकता की बात करूँगा। जब राजनीति में सांप्रदायिकता प्रवेश करती है तो ये तुच्छ राजनीति का एक भाग बनती है। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक दल किसी एक धर्म विशेष के बारे में सोचने लगता है, मुझे इसी धर्म को बढ़ावा देना है, मुझे इसी जाति को बढ़ावा देना है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, तो वहाँ पे जो राजनीति है वो गंदी राजनीति करने लगती है या खराब काम करने लगती है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू हो सकती है। देखिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, आप इसको अपने मन से लिखने का प्रयास करिए। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस छापते जाइए, नहीं, इनको सुनिए फिर अपने मन से सोचिए कि आप क्या लिख सकते हैं। आप एक बार अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे ना तो पेपर में जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारा धार्मिक समुदाय है, अर्थात राजनीतिक ये धार्मिक समुदाय है, अपनी मांगों को उठाने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात एक धार्मिक समुदाय अगर अपनी मांगों को उठा ही नहीं पाता है तो जाहिर सी बात है उसे दबाकर कुचल दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसीलिए उसे अपने मांगों को उठाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, और हमारे राजनीतिक कार्य तब तक गलत नहीं हो सकते ना जब तक कि वे सभी धर्मों को एक समान रूप से देखते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, परंतु क्लास जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना तो बोरिंग होने लगेगी। हाँ, लेकिन ये गारंटी है कल ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। एक आपका सांप्रदायिकता बचा हुआ है और उसका राजनीति से संबंध बचा हुआ है। दूसरा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बचा हुआ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, अब 2023 में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तीसरा आपका जाति, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो जाति वाला सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति और राजनीतिक दल, क्योंकि आज के समय देखिए विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं जातियों
के ही बने होते हैं, ये इस जाति को बढ़ावा देंगे, ये इस जाति को बढ़ावा देंगे, हैं। तो ये भी तो हमारा तुच्छ राजनीति का ही एक उदाहरण है। तो इनकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। इसमें आपके 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से? एक धर्मनिरपेक्षता और एक जाति और राजनीति, जाति और राजनीति। और कल ही हम लोग कुछ प्रमुख सवालों को भी देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और भारतीय संविधान में जाति, लिंग, धर्म और संप्रदाय से संबंधित जो समानताएं दी गई हैं, हम उनको भी कल ही देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे बहुविकल्पी में ये पूछ लिए जाएं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, सत श्री अकाल। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ठंडी का मौसम है, रजाई में बैठे रहिए, कॉपी निकाल कर गाना गुनगुनाते रहिए। चलिए, गुड बाय।